राजीव जी, नीतीश कुमार जब अलग हुए और उस समय तो ये हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर कोई सामने हो सकता है तो वो नीतीश कुमार हो सकते हैं। फिर सर कहां क्या पेच फंस गया? नीतीश कुमार पहले पीछे कदम लेते हैं बिहार की राजनीति से और आगे कर देते हैं तेजस्वी को। उसके बाद लगता है कि शायद वो फ्रंट पे आकर खेलेंगे, उस समय वो फिर 2 कदम पीछे चले जाकर राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर पिच समझ नहीं आ रही क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आप तो समझ रही होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए निसंदेह ये जो रणनीति है वो काफी भारी पड़ने जा रही है। नीतीश कुमार जी निसंदेह देश के चंद उन राजनेताओं में जिन्हें हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अनुभव देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा है। उन्होंने एक राज्य की अगुवाई 18 वर्षों से की है, 46 वर्षों के संसदीय जीवन में अनेक बड़े मुकाम हासिल किए। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, जिस समय बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और महागठबंधन की सरकार बनी, पहला काम तो ये हुआ कि विपक्ष एक नहीं हो सकता है। इसको बिहार ने बताया कि हम एक हो सकते हैं और वामपंथी दल हो या अति वामपंथी विचारधारा के दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल और अन्य कुछ दल, ये सब मिलकर एक साथ है। तो ये अपोजिशन के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी कि हम एक जगह एकजुट हो सकते हैं। दूसरी बात, उसी मौके पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। उनके बयान को लेकर मीडिया ने कई बार अपने तरीके से उसका विश्लेषण किया। फिर हमारी पार्टी का पॉलिटिकल रिजोल्यूशन आया जिसमें कहा गया कि विपक्षी एका के लिए वो कोशिश करेंगे, 2024 में सत्ता परिवर्तन हो इसकी पृष्ठभूमि बनी। और नीतीश कुमार जी इस पहल को लेकर देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करते थे। जब राहुल जी के नाम का विचार कहीं से आया, कमलनाथ जी के बयान के बाद उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। और मुझे लगता है इस साफगोई का स्वागत किया जाना चाहिए कि विपक्षी एका की शुरुआत उन्होंने अपने बयान के जरिए कर दी कि देश की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो यानी नीतीश कुमार अब खुद वो अपने कदम पीछे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सर यही तो, वो अपने चेहरे को लेकर, वो अलग बात है कि 2024 में कैसे गठबंधन महागठबंधन बन जाए, उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, वो प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षा जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं, अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर, वो प्रधानमंत्री के तौर पर कहीं खड़े नहीं रहना चाहते हैं, कहीं रहना ही नहीं चाहते हैं, रिटायरमेंट मोड पर चले गए क्या? अर्पिता जी, मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के हैसियत से आपको काफी कठिन सवाल करने का अधिकार प्राप्त है और आपको करना भी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी को जो लोग जानते हैं, उन्होंने कई अवसरों पर देश को ज्यादा महत्व दिया है, कई बार गठबंधन की राय से भी अलग हट करके नोटबंदी जैसे सवाल पर या कई अवसरों पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर उन्होंने दो टूक अपनी राय रखी। और आज उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आकांक्षा को लेकर के मीडिया ने कहा, दल के नेताओं ने जो भी कहा, नीतीश कुमार जी ने ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और इस बार उन्हें ये पता था कि इस बात को लेकर के मीडिया बार बार सवाल करेगी, तो पार्टी ने आधिकारिक प्रस्ताव जारी किया। अब सवाल ये है कि परेशानी बीजेपी के लिए कैसे बढ़े, देश का मूड क्या है, वो आपको इस बार के गुजरात के बाहर के चुनाव के जो नतीजे हैं उससे संकेत मिल गया है। ठीक है। दूसरी तरफ जो जनता के बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर और जो नरेंद्र मोदी जी के वायदे हैं, उन वायदों की कसौटी पर एनडीए की सरकार को जनता पूरी तरह से फिसड्डी मानती है, फेल मानती है। एक व्यापक गठजोड़ 89 या 77 जैसा प्रयोग और एक ऐसा लचीला प्रयोग जिसमें सभी तरह के दलों का समावेश हो सके, ये समय की मांग है। राजीव जी, अब मैं ये जरा, क्योंकि पुरानी चीज पर नहीं जाना चाह रही हूँ मैं, एक लेकिन छोटी सी चीज समझना चाह रही हूँ। नीतीश कुमार क्यों अलग हुए बीजेपी से? कौन सी देशभक्ति वाली ऐसी बात उनको चुभ गई, ऐसा निर्णय उनको चुभ गया बीजेपी का कि उन्हें लगा कि तुरंत ये फैसला लेना है नोटबंदी के बाद? या आप जिस तरीके से कह रहे हैं, कौन सी ऐसी बात नीतीश कुमार को चुभी जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए बीजेपी से? या जो बातें कही जाती हैं कि वो अंदर सेंध लगाने की जो कोशिश बीजेपी की थी, उसकी वजह से नीतीश जी को लगा कि जेडीयू ही खतरे में आ सकती है? वही तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता के लिए कौन परेशान है ये तो आपको समझ में आएगा कि जहां हम सत्ता के बाहर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कई निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया।
नहीं आपने कहा ना देशभक्त सरकार, इनके फैसले सही नहीं थे, इनके सर नहीं सर, मेरा काउंटर सवाल तो होगा ना, वो अधिकार तो आप नहीं छीनिएगा ना सर। सवाल करती है। अरे सर काउंटर इसी को कहते हैं सर, ये थोड़ी, अभी आपको मैंने पूरा मौका दिया, लेकिन मैं काउंटर सवाल तो पूछूंगी सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बार बार का काउंटर मुझे समझ में आता है, आपकी रणनीति मेरी समझ में आ रही सर। आप अगर आप सर मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरी रणनीति नहीं, आप मेरा सवाल, आप क्यों सर, आप भविष्य में आप सोच रहे हैं मेरी रणनीति क्या होगी? भाई मैं अभी जो सवाल पूछ रही हूँ, उस सवाल का जवाब दीजिए ना सर। मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा कि ठीक है सर सुन लीजिए, मैंने आपसे ये सवाल किया, आपने कहा कि देश सबसे ऊपर है। आप मुझे ये बताइए, आपने क्या ऐसा सरकार ने गलत किया जिसके अगेंस्ट आपने कहा कि अब हम इस सरकार में नहीं रहेंगे? आपने भी तो ये देखा कि आप यहां खतरा है जेडीयू को, तो अलग हो जाइए। देश के लिए तो अलग नहीं हुए ना आप। देखिए, देश में गंगा जमनी तहजीब को खतरा है। हाँ नहीं, ये कह के आप हुए क्या अलग सर? मुझे समझाइए ना, वही तो मैं समझ रही हूँ। अलग होने के बाद तो कहना बहुत आसान है सर, लेकिन क्या आप डंकी की चोट पर ये कह के अलग हुए कि देश को बीजेपी से खतरा इसलिए हम अलग हो रहे हैं? या आपने ये कहा कि नोटबंदी का फैसला गलत था इसलिए हम साथ छोड़ रहे हैं? ये कह के आप अलग हुए क्या सर? आप मेरा जवाब लेना चाहती हैं? जी सर। कोशिश किया कि मुझे जवाब नहीं देने। अरे सर मेरी कोई ऐसी कोशिश नहीं है, अगर ऐसा होता सर मैं क्यों आपको बुलाती अपने पैनल में। रखिए सर जवाब। तो मत बुलाया कीजिए ना, अगर आप पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तब। ये तो राजीव जी आप नाराज क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सवाल थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा धैर्य रखना चाहें तो मैं वापस से आ जाऊंगी, या फिर अगर जवाब देना पाए, अगर अभी आप जवाब दे पाए। मैं बस ये समझना चाह रही हूं, क्या ये कह के आपने गठबंधन तोड़ा? आप कहते डंके की चोट पर कि नोटबंदी लाए, गलत फैसला था, जा रहे हैं साथ। अगर आपके, अब सुन लीजिए, हमारा जो जवाब है अनइंटरप्टेड, आप सुनिएगा। ठीक है। नीतीश कुमार जी ने गंगा जमनी तहजीब को खतरा बताया। हाँ। उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। हाँ। अल्पसंख्यकों के लिए परेशानियां पैदा की जा रही, और उसके साथ ही लोकतंत्र को समाप्त करना, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से वो संक्रमण का शिकार कराना, चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करना, आरसीपी सिंह या इस तरह के शिंदे जैसे नेताओं के बल पर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना, ये हमारे आरोप थे और आर्काइव में चले जाए। ठीक है सर, ये लगातार ये आरोप हमारे रहे हैं। जिसका आपने जिक्र किया, मैं यही कह रही थी सर, वहां पर ये खतरा, जैसा आपने लोकतंत्र का खतरा बता दिया, खतरा तो जेडीयू पार्टी को लगा है ना। तो या तो आप अभी आपने नाम ले लिया ना, जिनका नाम अभी आपने लिया, आपने कहा ना ऐसे लोगों से किसको खतरा हो रहा है सर? उससे तो सीधे पार्टी को खतरा हो रहा है। ऐसा तो है नहीं वो शख्स जाकर देश को नुकसान पहुंचा रहा था, आपको लगा लीजिए अब मुझे जो है अलग हो जाना है पार्टी से। ऐसा तो नहीं हुआ ना सर? अर्पिता जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पूरे जवाब में आप उसी निष्कर्ष पर आई जिसके जरिए आप बहस को एक कंक्लूजन पर लाना चाहती है। आपका निष्कर्ष पहले ठीक है सर, आपने अपना निष्कर्ष बता दिया, मेरे सवाल जनता ने सुन लिए, अब उनका निष्कर्ष क्या है उन पर छोड़ देते हैं। मैं समझ गई आप जो कहना चाह रहे हो, शायद जनता भी समझ गई होगी।